तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे प्रेजेंट होता है इन हेलो अल्केन, तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये ज्यादा स्टेबल होता है इन केस ऑफ कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे प्रेजेंट हो। क्योंकि कल मैंने आपको कहा था अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर ये मेटा पे यहाँ पे हमने वी लेफ्ट कि अगर आप मेटा पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप मेटा पे देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज आता है ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या ये पैरा पोजीशन पे आ रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो मेटा पे प्रेजेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उस पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ये जो है इसको ज्यादा स्टेबल क्या है नहीं बना पाएगा। तो यही रीजन है कि मेटा पे उतना असर देखने को नहीं मिलता है रिएक्टिविटी का, ऑर्थो और पैरा पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने लैंग्वेज में भी वही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पे अगर NO2 ग्रुप है तो वो अपनी तरफ, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो खींचता है। और जो बेंजीन रिच रिंग है उसकी जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास अपने पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो वो कहाँ अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इस तरह से जो है नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, और जो आपका कार्बो अनायन बनता है, ये जो बेंजीन वाला मैंने आपको इंटरमीडिएट बना जो कार्बो अनायन बन रहा है, कार्बो अनायन मतलब कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। और नेगेटिव चार्ज जो है अगर देखा जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, तो NO2 ग्रुप क्या करता है, उसको स्टेबलाइज कर देता है। जबकि मेटा के अंदर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे NO2 ग्रुप नहीं है, तो इसलिए वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है और हमें ज्यादा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता इन बाय द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन। ये अगर कभी रीजनिंग अगर आ जाती है तो मैंने ये जो रीजनिंग है ये आपको पीछे अगर आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने लैंग्वेज में लिख दी है कि NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, कार्बो अनाइन जो बनता है उसे स्टेबलाइज करता है थ्रू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी रेजोनेंस इफेक्ट, एंड ऑल्सो विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो आसानी से हो जाता है। वाइल इन मेटा नाइट्रोबेंजीन किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज नहीं आता है कार्बन एटम पे, जिसके पास कौन से कार्बन एटम के पास, जिसके पास NO2 ग्रुप होता है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा एंड नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नहीं भी अगर आपसे हो पाते तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला रिएक्शन था, कौन सा हमने किया, हेलो अरीन का हमने पहला कर लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से होते हैं बिकॉज जो CX बॉन्ड होता है इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब सेकेंड टाइप के मैंने आपको बताया था हमने रिएक्शन करने हैं, वो करने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के में दो रीजनिंग आती है, उस रीजनिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जिसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो क्या होता है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन होता है वो H+ की फॉर्म में निकल जाता है और उस H की जगह पे E+ जो है एक दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आ जाता है।
तो अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी अगर हम इसकी बात करें, अगर बेंजीन, देखिए अगर ये नॉर्मल बेंजीन है, इसकी जो सारी पोजीशंस होती है 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 जो इसकी पोजीशंस है ये इक्विवेलेंट है, बराबर है। लेकिन अगर आप बात करें, अगर इसकी मान लीजिए ऊपर एक्स लगा हुआ है, हेलो एटम लगा हुआ है, तो इसकी ये जो बाकी पोजीशन बच गई 1 2 3 4, ये 5 पोजीशन, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये बराबर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बिल्कुल बगल की पोजीशंस होती हैं वो होती है ऑर्थो, फिर ये वाली होती है मेटा, और सामने वाली होती है बिल्कुल पैरा विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। तो इसके बराबर नहीं है। तो इसके जो हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके पास, अगर आप देखेंगे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका एक्स है, तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है। वैसे हम शो नहीं कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, पर 5 हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब 5 H प्लस है आपके पास। अब कौन सा H प्लस निकलेगा, किसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा? तो अगर देखा जाए, ये जो हेलो अरीन्स होते हैं, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब इनका जो हाइड्रोजन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन का निकलता है। जो नया इलेक्ट्रोफाइल आके लगता है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है या पैरा पोजीशन पे लगता है। अब इसका रीजन आता है कि भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि अगर ऊपर हेलोजन लगा हुआ है बेंजीन के, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है। डायरेक्टिंग का मतलब है वो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, उसको रास्ता दिखाएगा कि भाई आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगना है, आप मेटा पे नहीं लग सकते। तो वो क्या है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन, जैसे मैंने यहाँ क्लोरीन लिखा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन भी लिखा हो सकता था। साथ में हम कोई लुइस एसिड वगैरह यूज करते हैं, जैसे FeBr3 यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन के केस में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया, इसके केस में भी हम सेम यही यूज कर सकते हैं। ये जो एनहाइड्रस, ये जो है, इसका काम क्या होता है, ये लुइस एसिड है, इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। क्योंकि H प्लस की जगह कौन आ जाएगा, अगर इस रिएक्शन की बात करें, Cl प्लस आ जाएगा। और आपको पता है Cl प्लस नॉर्मली तो एग्जिस्ट नहीं करता भाई। Cl जो है वो अगर आप देखें हेलोजन है, तो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये जो लुइस एसिड होता है, ये 11th में था, इसको अभी हम इसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, मैकेनिज्म नहीं है इसका, आपका 11th में था कि ये जो लुइस एसिड होता है, इसका काम होता है, ये जो आपका लुइस एसिड है, इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। Cl प्लस, यहाँ पे Cl प्लस है तो Cl प्लस, अगर Br होता तो Br प्लस जनरेट करता। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए हेलोजिनेशन हो रही है, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्योंकि कभी कभी ना पेपर में आ जाता है कि वी आर डूइंग हेलोजिनेशन, आपको पता ही नहीं होगा हेलोजिनेशन किसको बोल रहे हैं। अगर आप इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करें, तो ये क्लोरीनेशन है। अगर Br होता तो ब्रोमिनेशन होती, आयोडीन लगता तो आयोडीनेशन होती। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। जो पैरा होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये जो है ऑर्थो माइनर बनता है हमेशा। तो पैरा और ऑर्थो, तो ये हो गया हेलोजिनेशन। ऐसे ही अगला आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, H प्लस की जगह पे NO2 प्लस लगाते हैं। NO2 प्लस जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर आप नॉर्मल देखें, सॉल्ट एनालिसिस भी आपने की हो या आपने देखा हो, NO2 माइनस एग्जिस्ट करता है। ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहां से आ गया, तो ये साथ में मैंने क्या लिया है बेटा, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका काम ही है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, NO2 प्लस। तो ये प्लस जनरेट करता है। तो अब इसमें भी क्या होगा, नाइट्रेशन हो रही है, NO2 ग्रुप आके लग रहा है, या तो ऑर्थो पर लगेगा या पैरा पे लगेगा। तो इसी, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जो पैरा आइसोमर बनेगा वो मेजर अमाउंट में बनेगा। तो ऑर्थो प्लस पैरा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो बुक में दिया हुआ है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, SO3H ग्रुप लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस आता है इधर। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप सिंपल लें, तो H प्लस, यहाँ का जो H होता है
इधर जो H होता है वो H प्लस की फॉर्म में निकल जाता है और वहां पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। तो ये होता है सल्फोनेशन, ये भी बुक में दिया हुआ है तो हमने वही करने हैं। तो पैरा जो है वो मेजर है। ऐसे ही एक और दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है नेम रिएक्शन। इस पे आप निशान लगा लीजिए कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जरूरी नहीं है कि इसी की होती है, नॉर्मल बेंजीन की भी होती है। बेंजीन में सारी पोजीशन बराबर है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसके अंदर ऑर्थो पैरा बनते हैं। जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो मेटा डायरेक्टिंग हो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें मेटा प्रोडक्ट बनता है मेजर अमाउंट में। अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन सुन लीजिए, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं फ्रिडल क्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है असाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप ऐड करना, आर ऐड करना। तो यहां पे आर प्लस ऐड होता है हमेशा, क्योंकि भाई जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के, एक है अल्काइलेशन, एक है असाइलेशन। अल्काइलेशन में हम H प्लस की जगह पे R प्लस लगा देते हैं, अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। और असाइलेशन में हम ये जो CO प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। और इस ग्रुप को, जैसे ये आपका अल्काइल ग्रुप है तो ये जो ग्रुप होता है RCO, इसे असाइल बोलते हैं, असाइल। तो इसीलिए मैं इसको जो है, अगर आप देखें, मैं असाइल बोल रही हूँ, असाइलेशन एंड अल्काइलेशन। ये कैसे, अगर R की मैं कोई वैल्यू दे दूं, R अगर आपका CH3 के बराबर हो, तो क्या कर रही हूं, मिथाइलेशन कर रही हूं। मिथाइल होता है ना MCH3, तो मिथाइलेशन। ये नाम हो गया स्पेसिफिक, ये जर्नल नेम है ऊपर वाला, ये जर्नल नेम है अल्काइलेशन। उसका स्पेसिफिक नाम हो गया कि अगर आप CH3 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप C2H5 या जिसे CH2CH3 बोलते हैं, इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो होगा इथाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, इथाइलेशन। अगर मैं स्पेसिफिक बोल दूं, अगर मैं कह रही हूं अल्काइलेशन, तो आर ग्रुप कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूं फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन कर रही हूं, मैं यहां सिर्फ मिथाइलेशन वर्ड यूज कर लूं, मतलब मैं बेंजीन पे CH3 लगा रही हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। अब आता है असाइल। ये वर्ड जो है ना बेटा, ये कॉमन है। RCO जो है, इस ग्रुप को असाइल बोलते हैं, कॉमन। लेकिन अगर ये जो R है ये CH3 के बराबर हो, CH3 के बराबर, तो इसे एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो बेटा अगर मान लो आप भूल जाते हो तो याद रखो, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से क्या बना, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइलेशन। तो असाइलेशन का ये जो एसिटाइलेशन है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसाइलेशन, बट ये स्पेसिफिक हो गया जहां पे R की वैल्यू R के जो है CH3 के बराबर है। चलिए अब ये करते कैसे, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो आप क्या करें, RCl का रिएक्शन कर दें बेंजीन या उसके डेरिवेटिव। यहाँ पे ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किससे बोलते हैं, H की जगह पे कोई और। यहाँ पे देखिए ये क्या, कौन सा डेरिवेटिव है बेंजीन का, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे R ग्रुप आ गया ऑर्थो एंड पैरा पे। और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड मैंने आपको बोला है, इसका काम होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। ये लुईस एसिड है। मान लो पेपर में आप ये लिख देते हो, लेकिन ये जो एनहाइड्रस है ना, ये लिखना आप भूल जाते हो, तो आपका क्वेश्चन में गलत कर सकती हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं होगा बिना एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की, उसके बिना, इसकी प्रेजेंस में ही होगा, तो इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो ये रिएक्शन, इसमें ये हो गया फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसका मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया है, मान लो पेपर में आता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिखो, अल्काइलेशन लिखा है, कोई भी लिख दो, ये लिख दो, दोनों ही ठीक है, पर नीचे वाला स्पेसिफिक हो गया जिसमें R की वैल्यू किसके बराबर है, CH3 के बराबर, मतलब ये क्या है, मिथाइलेशन। अब आता है नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइल ग्रुप मैंने आपको पहले ही बोल दिया, RCO को बोलते हैं। तो इसमें क्या बनेगा बेटा, कई बार ना लिखने का तरीका मैंने जान के चेंज किया, ये देखिए, कई बार तो आप ये कहेंगे अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है,
मैंने इसकी नेमिंग नहीं नीचे दी है, वो मैंने आपको कहा मैं बाद में डिस्कस करूंगी अगर, ठीक है ना, अभी आप जो बुक में लिखी हो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने इसको लिखने का मैंने मेथड भी चेंज कर दिया, इसको मैं COR भी लिख सकती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि देखो ये नॉर्मल सी चीज है, जो ज्यादा बच्चे जो ज्यादा इंटेलिजेंट है या जो ज्यादा खुद पढ़ लेते हैं तो वो ये सोचेंगे ये मैम क्या बता रही है, ये तो सिंपल सी चीज है, ये क्यों बताने की बात है। लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये लिखा हो तो चलो ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, मान लो मैंने कोई डेरिवेशन दी है, तो वो ये सोचते रहेंगे ये COR क्या है। तो बेटा COR कुछ नहीं, इसको लिखने का तरीका है। तो मैंने दोनों मेथड यूज करे हैं यहाँ पे बताने के लिए कि आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सेम चीज है। क्योंकि भाई ऑर्गेनिक आप पहली बार कर रहे हैं इस तरह से, 11th में करी थी पर उसमें ज्यादा बच्चे नॉर्मली जो फैक्ट है कि वो ध्यान नहीं देते हैं। और फिर अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इसमें मैंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एसिटाइल ग्रुप ले लिया, CH3 ले लिया R की जगह पे, तो RCO, तो मैंने देखो लिखने का तरीका चेंज कर दिया। तो ये है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो एक रीजनिंग मैंने बताई थी, मैंने बोला था हेलो अरीन्स या हेल हेलो बेंजीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बोला था मैंने, कहा था उसका आंसर मैं बताऊंगी अभी। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन यही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होते तो यहाँ पे सुन लीजिएगा, नीचे का आंसर लिख दीजिएगा। CBSE में वैसे नहीं, अगर आप, मैं एग्जैक्ट आपसे आंसर मांगू ना तो ये भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं जरूरी। पर अगर आप, क्योंकि इसके अंदर टू द पॉइंट मार्क्स मिलते हैं तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, लेकिन अदरवाइज आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको कब तीसरी बार या चौथी बार ये दोबारा लिख के बता दिए। अगर आप इन रेजोनेटिंग, पहले तो रीजन समझा देते हैं, लिखने का तरीका तो नीचे मैंने लिखा हुआ है, पहले समझ लीजिए रीजन। अगर आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देखें, माइनस चार्ज ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आ रहा है, दो ऑर्थो एक पैरा, तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कहां अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड से आपको क्या पता लगता है कि वो कहां अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। तो बताइए वो कहां अटैक करता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप ये वर्ड याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, वो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप देखिए रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, ज्यादा हो गया तो। हाँ ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू मेटा। तो अब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा भाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रेफर्ड वही करेगा। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देयरफॉर इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैंने आपको बोला है कि आप आराम से फ्री भी बैठे हुए हैं तो हल्की सी देख देख के प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 बार करेंगे तो आपको अपने आप जो है आपसे गलती नहीं होगी। ऐसी मैकेनिज्म्स की भी आप प्रैक्टिस करिए, जब फ्री बैठे होते हैं तो वो एक ड्रॉ करते रहिए देख देख के। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, इसी के अंदर क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरीन्स। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो ये हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, पहले मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं किसको कंपेयर कर रही हूं, मैं बेंजीन को कंपेयर कर रही हूं, और बेंजीन का ये जो डेरिवेटिव है हेलो बेंजीन, इसको डिस्कस कर रही हूं। अगर ये कह रहे हैं अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, किस चीज के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मत सोचिएगा मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम क्या डिस्कस करें, इलेक्ट्रोफिलिक हेडिंग के अंदर ही तो सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना। तो मैं किस रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ये जो बेंजीन है ना, ये कह रहे हैं अगर इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे,
बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन टुवर्ड, आगे टुवर्ड भी लिखना जरूरी है ना, किसके लिए? टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या ये कह दे अगर ये मोर रिएक्टिव है तो ये क्या है? ये लेस रिएक्टिव है। क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका हो सकता है, ये बोल दें क्लोरोबेंजीन, मान लो मैंने क्लोरो वर्ड ही ले लिया, क्लोरोबेंजीन रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन टुवर्ड, अब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बोला, मैंने कह दिया टुवर्ड हेलोजिनेशन। अब आप खुद सोचिए हेलोजिनेशन क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो मैंने कहा इसको ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, मतलब ज्यादा भयानक कंडीशन चाहिए, ज्यादा सख्त कंडीशन चाहिए। मतलब ये सख्त कंडीशन क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ये कम रिएक्टिव होगा, तभी तो आपको इस पे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो बेटा कभी कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्ड नहीं दिया होगा, उसकी जगह बोल दिया जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन, या बोल देंगे सल्फोनेशन। तो ये जितने भी रिएक्शन मैंने बताए थे सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो और टफ करने के लिए ऐसे बोल देंगे, या ये कह देंगे क्लोरोबेंजीन जो है ना, इसमें जो है ना फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है इट रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन देन बेंजीन, या ये कह दे कि इसमें स्लोली होता है। तो ये देखो एक और तरीका हो सकता है पूछने का कि ये जो है इसमें रिएक्शन स्लोली होता है हेलो अरीन में, या ये कह दूं, ये मैं क्वेश्चन ही समझा रही हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या मैं ये कह दूं कि जो हेलोजन एटम है ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में की जगह पे मैं क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ये सारे वर्ड यूज कर सकती थी। डीएक्टिवेट का मतलब है कि उसको कम रिएक्टिव बनाता है। अब इसका आंसर समझिएगा, इसका आंसर ये है कि बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अटैक होता है वो कौन से बेंजीन पे होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ये जो बेटा हेलोजन ग्रुप होता है ना, ये आपका एक्स, ये क्या होता है? इसके पास होता है माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट से क्या करता है? बेंजीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है। तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ कर लेता है, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिंग जो है वो कुछ हद तक डीएक्टिवेट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाती, यहां मैं बेटा मैं कंपेयर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये जो क्लोरोबेंजीन होते हैं ये रिएक्टिव ही नहीं होते, मैं सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ बेंजीन के साथ, बेंजीन के मुकाबले। ज्यादा फर्क ना हो, थोड़ा बहुत फर्क होता है कि भाई जो क्लोरोबेंजीन है वो कम रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग and decreases the electron density on benzene ring. As a result आपकी benzene ring deactivate हो जाएगी toward electrophilic substitution reaction as compared to benzene. बाकी इसको लिखने का ऐसे भी तरीका लिख सकते हैं कि halogen atom deactivate the benzene ring by decreasing electron density on benzene ring due to its minus I effect. अच्छा, जो रिएक्टिविटी है वो कौन डिसाइड करता है? कौन सा इफेक्ट डिसाइड करता है? माइनस आई इफेक्ट। लेकिन बेटा ये जो डायरेक्शन थी, ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, वो डिसाइड कर रहा है रेजोनेंस। और यहाँ पे रेजोनेंस क्योंकि बेंजीन की तरफ जा रही है तो ये इसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो हेलो अरीन्स में जो डायरेक्शन होता है कि भाई ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा या मेटा पे लगेगा, वो डिसाइड करता है रेजोनेंस इफेक्ट। और रिएक्टिविटी की फास्ट रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, वो डिसाइड करता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन आ जाता है। ये रहा, ये कह रहे हैं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑर्थो पैरा डायरेक्शन जो है इट इज डिसाइडेड बाय रेजोनेंस।
रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए ये डायरेक्ट करता है ऑर्थो पैरा पे लगने की। बाकी जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो रिएक्टिविटी डिसाइड करता है कि भाई ये ज्यादा रिएक्टिव होगा या ये कम रिएक्टिव होगा। ये देखिए, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो दोनों आप लिख देंगे, ये इन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है तो आप उसको जो मैंने अभी आपको समझाया वो आप लिख देंगे, ठीक है? ठीक है। यस अब मैम। लास्ट, अब क्या है लास्ट, इस जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जो चैप्टर खत्म है इसके बाद ये सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने एक दो। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन बताया हुआ है। तो पहला सोडियम के साथ है, तो आप ये देख सकते हैं सोडियम के साथ क्या बनेगा, डाइफिनाइल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। पीछे देखा था अगर दोनों आर आर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन, इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। ये डाइफिनाइल बन रहा है। अब कई बार ना बुक में अगर आप देखेंगे बनाने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है सोडियम के साथ, उसके बाद में जब ये जुड़ेंगे तो अब कोई बच्चे ये तो ये भी डाइफिनाइल ही है। अब कई बार पेपर में ना ऐसे लिखा होता है, मान लीजिए मैंने बोला इसकी हेलोजिनेशन करो, बच्चे सोचते रह जाते हैं क्या करना है। मैंने हेलोजिनेशन में क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो कौन सी है ये रही, पैरा कौन सी है ये वाली, तो उस हिसाब से लिखिए ना, ठीक है? तो याद रखना है कि इसके विद रिस्पेक्ट देखना है, ये जो मैंने एक्स बनाया था। तो कई बार वो टेढ़ा मेढ़ा दे देते हैं, मतलब वो हम अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि एक्स यहाँ पे है तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। लेकिन मान लो मैं कल को ऐसे लिख दूं तो बेटा ये ऑर्थो है, ये दोनों ऑर्थो हैं, ये मेटा है, ये पैर है, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट देखना है, इसके बगल वाली पोजीशन देखनी है, वो ऑर्थो है। बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पैरा है, बाकी मेटा है दो, ठीक है? अच्छा, अब आता है एक और वुड्स फिटिक। उसमें क्या है, ये क्या करें हम, अगर एक तरफ अराइल हैलाइड ले ले, एक तरफ आरएक्स अल्काइल हैलाइड ले ले, दोनों का रिएक्शन सोडियम के साथ करें तो बेटा क्या होता है, हमें मिक्सचर मिलता है। वैसे तो वुड्स भी होता है, फिटिक भी होता है, और दोनों का क्रॉस भी होता है, मतलब वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो स्पेसिफिकली नेम रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे वुड्स फिटिक की स्पेशल बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा, अल्काइल बेंजीन। ये अल्काइल ग्रुप है, ये बेंजीन, अल्काइल बेंजीन बन गया, तो इसे वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये नेम रिएक्शन में आता है। अब ये नीचे जो रिएक्शन मैंने दिया है मैग्नीशियम के साथ, ये मुझे दूसरी बुक में से मैंने देखा है, नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, पर ध्यान रखिएगा जो ब्रोमो या आयोडो बेंजीन होती है वो डायरेक्टली मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। लेकिन जो क्लोरीन होता है वो रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ये चाहिए होता है। तो ये मतलब उसमें ईथर नहीं यूज करते क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है कम होती है क्लोरोबेंजीन की, क्योंकि भाई ये बॉन्ड जो है वो मुश्किल से टूटेगा ना, तो इस वजह से। बाकी ये मैंने लिख दिया है तो आप मैम कर क्या बोला, लीजिएगा। टेट्राहेड्रा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, फ्यूरन रिंग बताई थी आपको, ये होती है फ्यूरन रिंग। टेट्राहाइड्रो का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए एक एक, ये बन गई। तो ये सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। तो बाकी आयोडो का और ब्रोमो का तो ये नॉर्मल से हो जाएगा, ये नॉर्मल से, यहाँ पे आयोडीन भी होता। लेकिन अगर आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं तो उसके लिए सॉल्वेंट ड्राई ईथर नहीं लेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन लेंगे। तो बाकी ये उसका एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो मैंने आपको दिए हुए हैं,
ये मैंने जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इस चैप्टर को हम कल भी जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको ये शुरू का ही बता देती हूँ, जो मुझे अभी इतने डिस्कस खास करने नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कल डिस्कस करूंगी अगर होगा। ये देखिए, इसमें कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं अल्कीन बनाइए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से, कौन सा मेजर बनेगा? तो आपको पता है बीटा एलिमिनेशन होती है, कौन सा बनेगा? तो आप खुद देखकर, चाहे ये बना दीजिए चाहे ये बना दीजिए, एक ही बात है। इसको अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देता CH3, दोनों Z-Sev से, रूल लगेगा। हाँ सिरजैफ रूल। और सिरजैफ रूल के अलावा ये भी देखना है, नहीं सिरजैफ रूल नहीं, हाँ सिरजैफ रूल। और बेटा इसके अलावा जो, हाँ सिरजैफ रूल ही लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ, हाँ मेरा सिरजैफ रूल लगेगा, वाले उस तरफ चला जाएगा। हाँ। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, मतलब वो Na अल्कोहलिक NaOH को ना, कई बार बेटा अल्कोहलिक NaOH को उन्होंने सोडियम इथॉक्साइड लिखा हुआ है, तो वो आपने देख लेना है। तो ये उन्होंने वैसे स्पेसिफिकली बोल दिया, तो सिरजैफ रूल आप देखेंगे, ये देखिए। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ये आपने जो है इसके अंदर तो जरूरत ही नहीं थी सिरजैफ रूल की बनाने की, क्योंकि एक ही सिंगल अल्कीन बन रहा था, इसमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो है ये वाला बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसकी इस साइड कार्बन की चेन नहीं है। तो ये आप देखिएगा, नहीं पता लगे तो कल पूछना है आपने मेरे से, बाकी ये मैं कल डिस्कस करूंगी, अभी टाइम नहीं हो पाएगा। हाँ, ये लिखा है एक्वस KOH के साथ जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसमें आसानी से होगी? तो बेटा मैंने आपको बताया था SN1 और SN2 होता है, ये बेंजीन है, एक है CH2Cl और एक है ये बेंजीन CHCl। तो बेटा ये जो होता है ना, ये वाला जो कार्बोकैटायन बनता है बेंजाइलिक, अगर आप देखें बेंजाइलिक वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक, उसमें SN2 होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है। तो कह रहे हैं अगर SN1 मैकेनिज्म है तो जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें दो बेंजीन है। अगर आप देखेंगे ना, ये इस तरह का कंपाउंड है। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो वो इस बेंजीन के थ्रू भी रेजोनेंस में आएगा, इसके थ्रू भी रेजोनेंस में आएगा। बेंजाइलिक मैंने बताया था ना, बेंजाइलिक और अलाइलिक, उसमें SN1 होती है। तो कह रहे SN1 की अगर बात करेंगे तो ये वाला, और अगर आप SN2 की बात करेंगे जिसमें बैक साइड अटैक होता है, तो इसमें भीड़ भाड़ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इस वाले में। तो दोनों का लिखा हुआ है, इन्होंने तो बड़ी लंबी लैंग्वेज लिखी है, हमें इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, हमने सिर्फ यही लिखना है कि भाई एक में कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो SN1 होगा, SN1 के जरिए ये वाला, और SN2 के जरिए जो है दूसरे वाला। तो वो उन्होंने इतनी लंबी लैंग्वेज लिखी है, आप उसको चेंज कर लेंगे, पढ़ के आइएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन दिए हुए हैं, तो ये मैंने लिख दिए हैं वैसे ही, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है उसी के क्वेश्चन मैंने दिए। तो एक क्वेश्चन रह गया रीजनिंग का, वो कौन सा, ये आप देखिए इसके अंदर तो दोबारा मैं बता रही हूँ, एक कंपाउंड दिया हुआ है, मेरे दो क्वेश्चन रह गए हैं अभी, एक मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं की है और एक जो अभी पीछे डाइपोल मूवमेंट वाला। तो बेटा ये कह रहे हैं जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो समझ लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है 5 मिनट या 2 मिनट, कट जाएगी तो कल हम डिस्कस करेंगे। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड हाइड्रोलिसिस विद एक्वस KOH? तो एक्वस KOH वाले क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अगर बेटा SN2 मैकेनिज्म है तो क्या होता है, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप बताइए कौन सा, जिस कार्बन पे मैंने स्टार लगाया, कौन सा कार्बन इन दोनों में से लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला। पहले वाला कार्बन। इसका, हाँ, तो इसका मतलब SN2 किस में होगा, तो हम ये लिख देंगे बिकॉज इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, सो दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2। इतनी लैंग्वेज लिखनी है, उन्होंने जितना बड़ा बड़ा लिखा है वो नहीं लिखना। अब दूसरा आता है फॉर SN1,
तो बेटा SN1 में मैंने आपको बताया था कि SN1 मैकेनिज्म में आपको याद होगा मैंने अलाइलिक और बेंजाइलिक बताया था। अब बेंजाइलिक किसे बोलते हैं बेटा, ये बेंजाइलिक है, अगर आप ध्यान से देखें। बेंजाइलिक किसे बोलते हैं, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हो उसका अगला कार्बन बेंजीन का हो। इसमें देखिए ये सेकंड वाले में, इसमें 2 बेंजीन है, इसका मतलब वो आपको याद होगा मैंने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बेंजाइलिक कार्बोकटायन के नहीं करने हैं, पर आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज होता है। तो बेटा यहाँ पे कितनी रिंग है, सेकंड वाले में 2 रिंग है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले वाले में ज्यादा बनेंगे या दूसरे वाले में ज्यादा बनेंगे? दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें तो इसी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, इसमें 2 रिंग पे घूमेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकटायन होगा, ये वाला। इट विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस बिकॉज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो